हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी जीडीसी की जो नई वाली भर्ती यहाँ पे आने वाली है, जो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे आपके टेक्नीशियंस, इसके बाद ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड की पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, उसके रिगार्डिंग अभी अभी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। एक नया ऑर्डर जारी करवा दिया गया है। देखिए, बिग न्यूज है। यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट की दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होने वाली है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे आ चुके हैं। ऑफिशियल एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दिया है। कौन कौन से पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे ए टू जेड सारा कुछ जो यहाँ पे अभी ऑर्डर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई करें तो देखिए इनके तरफ से अभी बहुत अच्छी डील आपको मिल रही है। 14 से 15 जुलाई के बीच में ऑफर है और ईयरली टेस्ट पास मात्र आप लोग लोएस्ट प्राइस 314 रुपए में बाई कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात करें, जहां पे सारा कुछ प्रीवियस ईयर के पीडीएफ प्लस रीमॉक टेस्ट सैंपल पेपर सब कुछ अवेलेबल होते हैं, वो दोस्तों मात्र 449 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस और भी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, लगभग दोस्तों हर मंथ 50 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं जो कि यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बाई कर लीजिएगा। और बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। NEW जैसे ही टाइप करते हो एक्स्ट्रा आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे की जीडीसी की सेंट्रलाइज्ड लेवल पे यानी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी भर्ती यहां पे होने वाली है और उसके रिगार्डिंग लगातार अपडेट आ रहे थे। अभी देखिए, नोटिफिकेशन तो नहीं आए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका है, एक आदेश आ चुका है। और एक तरह से नोटिफिकेशन आने से पहले ये लास्ट आदेश मान के चल सकते हो, जिसमें काफी कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आए हैं। देखिए, न्यू दिल्ली डेटेड 14/7/2023, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ पे नोटिस नंबर है जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, सारे जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर के पास ऑर्डर भेजे गए हैं। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज रिगार्डिंग। जो यहां पे सर्विंग रेलवे के इंप्लॉय हैं उनसे यहां पे जो भरी जाएगी जीडीसी के माध्यम से 25% जो वैकेंसी रहेगी उसके बारे में यहां से एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 20/6/2023, जैसा कि 20 को यहां पे नोटिस आई थी। ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट वाइड विच इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड दैट applications may be invited from eligible serving regular employees including from the related PUs production unit as per extant norms for the critical safety category of zonal railways other than workshops with assistant loco pilot, technicians, junior engineers एंड ट्रेन मैनेजर्स या फिर गुड्स गार्ड फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज थ्रू जीडीसी। जैसा कि यहां पे 20 को नोटिस निकाली गई थी, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएंगे और सेंट्रलाइज्ड लेवल पे इस बार जीडीसी की भर्ती होगी, खास करके सेफ्टी कैटेगरी में, जिसमें यहां पे सभी जोन का एक साथ नोटिफिकेशन आएगा। और पोस्ट कौन कौन से रहने वाली है, तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे भर्तियां आ रही है, टेक्नीशियन की पोस्ट पे भर्तियां होंगी, जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट पे भर्तियां होंगी और ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड की पोस्ट पे यहां पे भर्तियां होंगी। इन दिस connection the following further instructions for conducting the GDC are advised as under। इसी के संबंध में यहां पे दोस्तों एक और ऑर्डर पारित कर दिया गया है कि कैसे यहां पे एग्जामिनेशन और सारा कुछ कंडक्ट होगा। तो पहला पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, template for examination process is enclosed herewith for suitable incorporate in the single GDCE notification to be issued by RRCs of each railway zone regarding GDCE examination in the specified category। यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन होगा और सभी के सभी आरआरसी पे एक कॉमन नोटिफिकेशन जारी करवाई जाएगी। दिस इज ओनली इंडिकेटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम प्रोसेस, जिसमें एग्जाम प्रोसेस के बारे में भी सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। आगे यहाँ पे मेंशन है सेकंड नंबर में, द एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर 2023। साफ साफ एग्जाम डेट के बारे में बता दिया गया है कि कभी भी सितंबर 2023 के बाद आपके जीडीसी के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। रेलवे शुड प्लान देयर शेड्यूल अकॉर्डिंगली एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर सितंबर एंड। तो सभी के सभी आरआरसी को यह बता दिया गया है और आरआरबी को कि इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी तैयारी आप लोग कर लीजिए कि सितंबर के बाद कभी भी यहाँ पे जीडीसी के एग्जाम आपको कंडक्ट करानी है। और जितने भी फॉर्म आते हैं, कितने फॉर्म आए, पूरा का पूरा छात्र का डेटा यहाँ पे सितंबर एंड तक यहाँ पे हम लोग जारी करवा देंगे, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करानी है। तो इस बार बिल्कुल लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट खाली है फ्रेंड्स और जल्दी इनको भर्ती करानी है। और इसके बाद देखिए कि मैक्सिमम 60% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाले छात्र वेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो वैकेंसी यहीं पे है, तो इसकी भी भर्ती यहां पे आने वाली है। एलपी के टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और सारे पोस्ट पे, एनटीपीसी ग्रुप डी पे। तो इसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराएंगे, तब यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाले भी जल्द से ज्यादा यहां पे वैकेंसीज देंगे। इसके बाद यहां पे देख लीजिए, आरआरसी में इंश्योर टू कलेक्ट द डेट
डाटा सच एज रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। देखिए जो जो छात्र यहां पे फॉर्म आवेदन करेंगे उनसे क्या क्या डिटेल मांगे जाएंगे, तो रेलवे प्रोडक्शन यूनिट कहां पे आप लोग जॉब कर रहे हो, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वो सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। डिवीजन वर्कशॉप यूनिट, किस डिवीजन में आप लोग जॉब कर रहे हो उस डिवीजन का डिटेल मांगा जाएगा। कैंडिडेट्स नेम, आपके कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम, इसके बाद डिजिग्नेशन, कौन से पोस्ट पे आप लोग कार्यरत हो, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आई पास नंबर, HRMS आईडी आपकी बनी है तो HRMS आईडी मांगी जाएगी, आधार नंबर मांगा जाएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहां पे पोस्टिंग हो, कौन से स्टेशन पे, कंट्रोलिंग ऑफिसर आपके कौन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिटी जैसे कि UR SC ST ये सब डिटेल्स है, OBC PWBD और EWS जो भी चीजें हैं वो सारा डिटेल मांगा जाएगा। इफ यस PWBD में तो यस, इफ ए PWBD वेदर इंटाइटल्ड स्क्राइब रखना चाहते हैं एग्जामिनेशन के समय तो ऐसे केस में आपको बताना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि कई तरह के पोस्ट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, इसके बाद टेक्नीशियंस, ट्रेन मैनेजर। एग्जाम ग्रुप, कौन से एग्जाम ग्रुप में आप लोग आते हो, यानी कि ट्रेड कौन सा, ITI या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप जो भी चीजें हैं। इसके बाद परमानेंट एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, प्रोपोज्ड एग्जाम सिटी, यानी एग्जाम सिटी क्या चाहते हो, द सेम वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड टू नोडल RRB फॉर इशुएंस ऑफ इको लेटर। और सारा डिटेल जो कलेक्ट करेगी RRC, सारे RRC वो सब कुछ नोडल RRC को यहाँ पे डिटेल देना होगा। नोडल RRC कौन है, RRC चेन्नई, जो कि दोस्तों यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, यहाँ पे जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होंगे वही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो सारे RRC वाले RRC चेन्नई को यहाँ पे ये सारी डिटेल है जो कि नोडल RRC को भेजेंगे। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो सवाल यही आ रहा है कि जो कैंडिडेट 2019 में NTPC की भर्ती से सिलेक्ट होकर अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ पे RRC ग्रुप डी में 2019 की भर्ती से ज्वाइनिंग करके अभी काम कर रहे हैं किसी स्टेशन पे, किसी डिवीजन में, तो क्या ये सारे छात्र एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, क्या ये नए वाले भर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि 12 जुलाई तक यहाँ पे डिटेल मांगे गए थे सारे RRC जोन से और RRB जोन से कि यहाँ पे डिटेल दीजिए कि क्या GDC के लिए मिनिमम सर्विस जो होनी चाहिए 5 साल 3 साल होनी चाहिए फिर नहीं, इसका ब्यौरा दीजिए। ये अंतिम दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आने से पहले ऑर्डर है, इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई मिनिमम सर्विस मांगा गया है, तो नहीं मांगा गया है, तो यानी कि दोस्तों इसमें बहुत अच्छी खबर एक तरह से निकल के आ रही है। हालांकि पूरी तरह से पता ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेंगे, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कुछ सर्विस कंडीशन मेंशन है कि नहीं, लेकिन ये अंतिम ऑर्डर एक तरह से है और इसमें कहीं पे नहीं मेंशन है, तो इसलिए एक अच्छी खबर मान के चल सकते हो कि कोई इस तरह से डिटेल नहीं मांगा जाएगा मिनिमम सर्विस का। और बाकी नोटिफिकेशन तो दोस्तों सर्वे सर्वा होता है, नोटिफिकेशन ही आपके एक तरह से एग्जाम के संविधान की तरह होता है, उसमें जो लिख दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चलने होते हैं। बाकी ये सारे डिटेल मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस छात्र का ज्वाइनिंग हो चुका है, जिनका आई पास, HRMS आईडी ये सब बन चुका है, डिजिग्नेशन, एम्प्लॉई आईडी ये सब बन चुका है, वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और नोटिफिकेशन को देखना होगा, जैसे कि कल यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके जारी होंगे तो, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आने वाली है, जो नए छात्र ज्वाइन किए हैं उनको भी भरने का मौका दिया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नोडल RRB विल असिस्ट इन होल्डिंग द GDC CBT एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा कि एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेट डाउन प्रोसीजर, RRB will therefore only responsible to provide the list of candidate with their score टू द जोनल रेलवे फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। और जो चीजें होंगी जो RRC यहाँ पे कंडक्ट कराएगी, RRB बस यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा के सारा कुछ करके जोनल रेलवे को डिटेल भेज देगी, जैसा होता है डिवीजन अलॉटमेंट बाद में होकर ज्वाइनिंग लेटर ये सब भेजे जाएंगे, DB डॉक्यूमेंट ये सब RRC कराती है। इसके बाद नेसेसरी एक्शन है जो कि जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, हिंदी वर्सन में भी सेम टू सेम रहेगा। और देखिए सिग्नेचर सारा कुछ यहाँ पे 14/7 का ही अभी ही अपडेट आया है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो मेन चीजें यहाँ पे सिलेबस और यहाँ पे एलिजिबिलिटी को बताए गए हैं। सबसे पहले GDCE फॉर ALP टेक्नीशियन, जो ALP टेक्नीशियन के लिए भरना चाहेंगे, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशंस कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट ALP टेक्नीशियन हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। यानी जो कैंडिडेट ALP के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो टेक्नीशियन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि पहला पे ALP भरना चाहते हो, दूसरा पे आप लोग टेक्नीशियन रखना चाहते हो, कि पहला पे टेक्नीशियन रखना चाहते हो कि दूसरा पे ALP रखना चाहते हो, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे फॉर्म आवेदन करने होंगे। तो ALP का अलग नहीं, टेक्नीशियन का अलग नहीं, साथ साथ एक ही फॉर्म यहां पे भरना होगा, जिसमें प्रेफरेंस के तौर पे आपको बताना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC पे आ जाएगा। इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व CBT, एक CBT का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर साइको टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो क्लियर हो गया, एक CBT फिर साइको टेस्ट, आप लोग ALP बन जाइएगा। और जो जो यहाँ पे टेक्नीशियन होंगे उनका साइको टेस्ट नहीं होता है। CBT शैल बी इन 2 पार्ट्स। देखिए CBT जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट A एंड पार्ट B। अब पार्ट A में क्या होगा, तो 90 मिनट दिया जाएगा, 120 मिनट जो PWD स्क्राइब रखेंगे उनको दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे पार्ट A में। इसमें यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे, द मार्क्स कोड इन पार्ट A एलोन शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। और पार्ट A में जितना मार्क्स लगेगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी।
इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट इज सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट बी। लेकिन पार्ट बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स लाना होगा। क्वालिफाई कर गए तो इसका मार्क्स है जो कि नहीं जुटेगा, और पार्ट ए में जितना नंबर लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब लगेगी, मेरिट बनेगी। अब सिलेबस दिया गया है पार्ट ए का कुछ इस प्रकार से। मैथमेटिक्स में बात करें तो ये सारे टॉपिक कवर होंगे, जैसा कि दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियन की यहाँ पे नोटिफिकेशन होती थी पहले 2018 में, जो सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस है, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक से सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल आएंगे, जो कि यहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये सारे जो टॉपिक हैं इससे आपके सवाल आएंगे। और ये मस्ट होता है सभी के सभी जो एएलपी वाले भरना चाहेंगे, जो टेक्नीशियन वाले भरना चाहेंगे, सभी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये सारे टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के जो सवाल होते हैं उससे आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट ए हो गया, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। और पार्ट बी में यहाँ पे आते हैं तो 60 मिनट का समय दिया जाएगा, और स्क्राइब रखेंगे पीडब्ल्यूडी वाले उनको 80 मिनट, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें क्वालिफाई मार्क्स मात्र 35% रहता है। तो ये जो पार्ट बी रहेगा, जो सब्जेक्ट से आप लोग हो उससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर का जो 35% आप लोग मार्क्स ले आते हो तो इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाते हो। यानी कह ले तो 25 नंबर से ज्यादा यानी 28 नंबर के करीब भी ले आते हो, 28-29 नंबर तक भी, तभी आप लोग बस यहाँ पे क्वालिफाई कर जाना है, और बाकी पार्ट ए में जितना नंबर लाइए उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। देखिए साफ साफ लिखा है कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है पार्ट बी, और पार्ट ए से ही मेरिट बनेगी। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसेस डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस एंड हैव क्वालिफाइड 10+2 with physics and mathematics will be eligible for the post of technician grade 3 telecommunication और technician grade 3 signal only। यानी जो छात्र आईटीआई नहीं किए हैं, जो यहाँ पे इंप्लॉई हैं जो कि एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले नहीं हैं, जो यहाँ पे डिप्लोमा वाले नहीं हैं, वो भी यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल। तो यहाँ पे 10+2 वाले मात्र यही 2 टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे आवेदन कर पाइएगा। दे शुड चूज ए स्पेशल ट्रेड, फिजिक्स और मैथ आपको सिलेक्ट करना होगा। इफ दे चूज एनी अदर ट्रेड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर दूसरा ट्रेड सेलेक्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे ट्रेड के लिए आईटीआई होनी चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर डिप्लोमा, ये सब होनी चाहिए। द फिजिक्स एंड मैथ ट्रेड शैल बी क्वेश्चन ऑन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2। और जब आपके एग्जामिनेशन होंगे तो पार्ट ए और पार्ट बी का जो सवाल होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग पार्ट बी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें क्वालिफाई करना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कैंडिडेट हु डू नॉट हैव आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसेस बट हैव डिप्लोमा डिग्री इन वेरियस स्पेसिफाइड स्ट्रीम विल कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी ओनली। यानी देखिए, जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई नहीं है, जिन कैंडिडेट के पास एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं है, लेकिन उनके पास अगर डिप्लोमा है और डिग्री है, जो 4 साल वाली बीटेक बीई वाली डिग्री ये सब किए हुए हैं, या फिर डिप्लोमा आपके पास है, तो ऐसे छात्र सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मेरा डिप्लोमा है तो क्या मैं टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं एलिजिबल हो। जिनका डिप्लोमा है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल है, और बीटेक वाले भी और बीई वाले भी एएलपी के लिए एलिजिबल है। बाकी टेक्नीशियन के लिए आईटीआई जरूरी होती है, या फिर 10+2 होनी जरूरी होती है दोस्तों सिग्नल टेलीकॉम पोस्ट के लिए, या फिर एक्ट अप्रेंटिसेस होनी जरूरी होती है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आईटीआई जो कर रखे हैं वो भी दोस्तों बिल्कुल एलिजिबल होते हैं एएलपी वाले पोस्ट के लिए। एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी कुछ कैंडिडेट होते हैं, जो कि कुछ ट्रेड वाले जो कि एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईटीआई वाले सिर्फ टेक्नीशियन भरेंगे, वो एएलपी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहां से आपको समझ में आ गया कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कौन कौन होते हैं। इसके बाद सारा कुछ जो सिलेबस दिया गया है पार्ट बी का कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बात करें, डिप्लोमा डिग्री वाले में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो इनका इस तरह से यहाँ पे जो है पार्ट बी क्वालिफाइंग मार्क्स में ये सारे टॉपिक से यहाँ पे आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ये सब से आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है उनका इस तरह से जो आएगा, फिटर मैकेनिकल मोटर ये सब भी आईटीआई जो कर रखे हैं ये सब भी एलिजिबल होते हैं, और ये सबसे आपके सवाल ये सब आएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सारे यहाँ पे मान्य होते हैं। 10+2 फिजिक्स और मैथ में फिजिक्स और मैथ से आपके सवाल आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि देख लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि सीबीएटी भी होगा एएलपी के लिए, और इसके बारे में सारा कुछ बता दिया गया है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें मिनिमम टी स्कोर 42 नंबर लाना मस्ट होता है। तो इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 8 गुना कैंडिडेट का चयन होगा,
साइको टेस्ट देने के लिए और आरडीएसओ के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरिएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा, तो कैटेगरी नंबर भरिएगा कि एएलपी पहला पे रखना चाहते हो कि दूसरा पे एएलपी या फिर पहला पे टेक्नीशियन, ऐसे करके। डिजिग्नेशन आपका कौन सा है, कौन से पोस्ट पे अभी हो, डिपार्टमेंट कौन सा अभी आपका है, प्रायोरिटी कैसे रखना चाहते हो, ऐसे आपको भरना होगा। ट्रेड डिटेल में टेक्नीशियन, एक्ट, अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में इस तरह से एग्जाम ग्रुप आपको भरना होगा। तो जब फॉर्म खुलेंगे तभी आपको सारा कुछ ये सब पता चलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं जीडीसीई प्रोसेस फॉर जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अब जेई बनने के लिए जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। तो इसमें भी सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, काफी सारे पोस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा, सिलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग आवेदन करना चाहते हो। और यहाँ पे इसमें भी सीबीटी का एक सिंगल एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इसमें कोई साइको टेस्ट नहीं होता, एक एग्जाम और इसके बाद डीवी। सीबीटी 120 मिनट का होगा, 160 मिनट पीडब्ल्यूडी को मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और सिलेबस कुछ इस प्रकार से मेंशन किया जाएगा। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिसमें से इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज फॉर द पोस्ट, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। द सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सब जो चीजें हैं उसका कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स से आपके सवाल आएंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से ये सारे टॉपिक से आपके सवाल आएंगे, जो कि कंप्यूटर का कंपलसरी एक तरह से होता ही है जेई में। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट और पोल्यूशन में बात करें तो ये सारे ऐसे होंगे। टेक्निकल एबिलिटी में तो आपका जो टेक्निकल एबिलिटी जो पोस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल यहाँ पे आएंगे, जैसे मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग कुछ सवाल, और सेक्शन वाइज इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 15 आएंगे और यहाँ पे मार्क्स 15 रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टेक्निकल एबिलिटी में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जो कि मेन आपका यही होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें आपकी है उसके अकॉर्डिंग उससे सवाल ज्यादातर आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया, 150 नंबर का, और टाइम 120 मिनट का। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। और इसके बाद यहाँ पे बात करें, the section wide distribution given in the above table is only indicative, or there may be some variation in the actual question paper. Virtual calculator will be made available on the computer monitor during second stage CBT if held. अगर CBT सेकंड होती है तब यहाँ पे बोला गया है कि वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा, अगर नहीं होती है तब तो एक ही एग्जाम होगा CBT, जैसा कि ऊपर मेंशन है। तो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि GDC एग्जाम में CBT कंडक्ट करना कोई जरूरी भी है, नहीं ही करेंगे, मेनली एक ही करेंगे और इसमें से आपका सारा कुछ होगा, बाकी आगे फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। इसके बाद और सारी चीज़ें इस तरह से है कि एग्जाम ग्रुप क्या क्या आएगा, किस किस कैटेगरी का, तो ये सब हम लोग डिटेल में बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आप लोग बीटेक या फिर डिप्लोमा की हो तो किस किस ग्रुप में आते हैं, और कितने कितने जो ट्रेड वाले हैं जो कि आवेदन कर पाएंगे कौन कौन से पोस्ट के लिए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मेरिट इंडेक्स निकाले जाएंगे आपके जेई वाले पोस्ट पे, मेरिट इंडेक्स जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट इंडेक्स निकाल के बनता है मेरिट। इसके बाद नीचे बात करें तो और सारी चीज़ें इस तरह से दी गई है। भरने के लिए फॉर्म भरिएगा जेई वाले के लिए तो वही कैटेगरी नंबर पूछा जाएगा कि कौन से कैटेगरी नंबर का फॉर्म भरना चाहते हो। कई सारे पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी नंबर होता है, डिजिग्नेशन अभी कौन से पद पे हो, डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रायोरिटी कैसे रखना चाहते हो पोस्ट का। इसके बाद एग्जाम ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो वो हो गया। फिर जीडीसी प्रोसेस फॉर गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर, जो इसका जो होगा इसमें भी ओनली सिंगल एक फॉर्म आएगा, यानी कह सकते हो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए अलग से एक सिंगल फॉर्म भरना होगा, जूनियर इंजीनियर के लिए भरना चाहते हो तो अलग से एक फॉर्म भरना होगा, और गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर के लिए भरना चाहते हो तो अलग से फॉर्म भरना होगा। और सारे के लिए एलिजिबल हो तो तीन तीन फॉर्म आपको भरने होंगे फ्रेंड्स अलग तरीके से, और सभी के एग्जाम आपको देने होंगे, और जिनमें क्वालिफाई कीजिएगा और जैसे जैसे पोस्ट चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में प्रेफरेंस देके जॉब करनी होगी। इसमें भी बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आपके होंगे, एक सीबीटी के एग्जाम होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे, तो इसमें भी कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन है नहीं। इसमें बात करें तो 90 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन, और इसमें टोटल जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि पीडब्ल्यूडी वाले छात्र रहेंगे। नॉर्मल छात्र को 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जैसे एनटीपीसी का था सेम टू सेम वैसा ही दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, इसमें भी जीडीसी वाले में भी। इसके बाद सिलेबस की अगर बात कर लें तो मैथमेटिक्स से ये सारे सवाल आएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सेम टू सेम वही है दोस्तों, एनटीपीसी का जो सिलेबस था वही गुड्स गार्ड का रख दिया गया है, जैसा कि लेवल 5 में आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी के जो हाल फिलहाल भर्तियां हुई है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में ये सारे टॉपिक से आएंगे। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं,
अब सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, ट्रेड एग्जाम ग्रुप इज टू बी स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉइज हैविंग आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसेस डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, यानी जिनके पास आईटीआई है, एक्ट अप्रेंटिसेस है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है, वो अपना ट्रेड बिल्कुल भी अच्छे से मेंशन करेंगे फॉर्म भरते समय कि कौन से ट्रेड से हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं। इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ ऑल पोस्ट एज अप्लाइड एंड फॉर विच एम्प्लॉई इज एलिजिबल में ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर, यानी अगर सारे के सारे पोस्ट पे बिल्कुल एलिजिबिलिटी रखते हो तो सभी पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर सकते हो, या फिर जितने पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल रखते हो वो सारे के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद मिनिमम परसेंटेज जो मांगा गया है, कम से कम 40 नंबर आपको यूआर में लाना ही होगा, 40% जितना मार्क्स का होगा उसका, ईडब्ल्यूएस में 40% लानी ही होगी, ओबीसी में कम से कम 30% मार्क्स लानी होगी, एससी में 30%, एसटी में 30% लानी होगी। इससे कम आते हैं तो आपको नौकरी नहीं लगेगी, तो मिनिमम इतना लाना होगा। लेकिन मेरिट बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा मार्क्स लगेगा तो कट ऑफ क्योंकि बनते हैं, और बाकी देखने वाली बात होगी कि कितने आवेदन आते हैं, कैसे पेपर्स आते हैं और कितना टफ ये सब चीजें हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए क्या क्या कट ऑफ जा सकती है वो बाद में देखने वाली बात होगी। तो अभी मिनिमम बता दिया गया है, और जो दिव्यांग छात्र होंगे उनको 2% रिलैक्सेशन दिया जाएगा यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में, कि उससे 2% कम भी लाते हो तब भी आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। निगेटिव मार्किंग भी रख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग जीडीसी में भी ये लोग रख दिए हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी अपना स्क्राइब रख सकते हैं, सेम मार्क्स लाते हैं तो ऐसे केस में वो रूल जो होता है दोस्तों कि जिनका एज ज्यादा है उनको सबसे पहले लिया जाएगा, या फिर अल्फाबेटिकल नंबर ए से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनको सबसे पहले लिया जाएगा मेरिट में। कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड, डीबी के लिए उतना ही छात्र को बुलाया जाएगा जितना यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट पासिंग रिक्विर्ड मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना होगा जो पोस्ट पे जाना चाहते हो उसकी। एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजनल होगा, बाद में डॉक्यूमेंट ये सब चेक होते हैं, उसके बाद ही परमानेंट ये सब चीज होती है। कॉल लेटर ये सब है जो कि आपके यहाँ पे बाद में जारी करवाए जाएंगे, और सिर्फ कॉल लेटर से ही ऐसा नहीं है कि आपको जॉब लग गई, आगे एग्जाम और बाकी सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ करवाना ही होगा। आरआरसी कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है सब कुछ यहाँ पे डीबी होंगे, बाद में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे केस में रिजेक्ट भी होते हैं कुछ। बिफोर अप्लाइंग, कोई पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उससे पहले बिल्कुल आप लोग अपना एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का सिलेक्शन कीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा। ताकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेफरेंस तो दे दिए हायर पोस्ट का, उसका मेडिकल ही नहीं है, तो ऐसे करके कोई पोस्ट ही नहीं मिल पाती है। तो अपना मेडिकल जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा मेडिकल है, और उस पोस्ट का भी ध्यान रखिए और वैसे ही प्रेफरेंस डालिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैंडिडेट जो अपना डिटेल डालेंगे बिल्कुल 10th क्लास की सर्टिफिकेट में जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई छात्र ऐसे हैं जो कि लीगली अपना नाम चेंज कराए हैं तो उसके बारे में डिटेल आप लोग दे सकते हो। बाकी यहाँ पे डिटेल बताया गया है, गजेट नोटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट केसेस शुड बी सबमिट एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ डीबी के समय ही आपको डिटेल डालना होगा जो अपना ऑफिशियल नाम चेंज कराए होंगे लीगली। तो इसका सिग्नेचर जो है वो आपको सिग्नेचर भी वहाँ पे देनी होगी फॉर्म भरते समय। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। ई कॉलेटर सीबीएटी और सीबीटी का जो है वो बाद में आपके जारी करवा दिए जाएंगे वेबसाइट पे, कोई पोस्ट से आपके भेजे नहीं जाएंगे, और सेंटर एग्जाम शिफ्ट और सब कुछ आपको बताए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आवेदन करने के बाद, और सितंबर के बाद आपके एग्जाम होंगे। वैकेंसी इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल, तो नोटिफिकेशन आएंगी उसमें जो वैकेंसी है वो प्रोविजनल होंगी, वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है बाद में, या फिर खत्म भी ये लोग कर सकते हैं, जैसा कि ये लोग हर नोटिफिकेशन में तो लिख ही देते हैं। लेकिन ज्यादातर पोस्ट पे इस बार भर्तियां आने की उम्मीदें हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सेंट्रलाइज लेवल पे हो रही है तो ऑल ओवर इंडिया जोन का। तो द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स, ये सारी चीजें हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन बाकी ये सब दिया गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन आने से पहले काफी कुछ यहाँ पे बदलाव देखने को मिले हैं, और कई सारी चीजें हैं जो कि ऑफिशियली ये लोग दोस्तों अभी जारी करवा दिए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, कोई और फर्दर क्वेरीज हो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, फॉर्म कैसे भरने हैं, सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्या क्या चीजें हैं सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।